हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया। तहे दिल से आपका शुक्रिया है। आज सेम उसी तरह से जैसे हमने क्या है फिजिक्स के सारे क्वेश्चन किए थे, आपने फिजिक्स का पेपर दिया, बहुत अच्छा गया आपका। सेम टू सेम आज हम केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन करने वाले हैं विथ सोल्यूशन, यानी फुल सोल्यूशन रहेगा। 100% आपका पेपर मिलेगा भैया, 100% पेपर मिलेगा केमिस्ट्री का। अब फुल सोल्यूशन है हमारे पास। अब पेपर का कोड वोड सब बताएंगे, पेपर क्या है, पेपर भी आपको दिखाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। हालांकि पेपर मैंने यहां भी लिया है, क्वेश्चन मैंने हिंदी वाले क्वेश्चन काट काट के लगा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे मेरे भाई, सॉल्व करते चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एक क्वेश्चन आपका मिलने वाला, 100% मिलने वाला है। और केमिस्ट्री का एग्जाम आप फोड़ कर आओगे, फोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट करिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन या पेपर दिखाते हैं। पेपर क्या रहेगा, तो ये रहा भैया पहला। देखिए, ये पहली स्लाइड आप देख लीजिए। सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको पेपर जो आपको मैं कराने वाला हूं प्री बोर्ड केमिस्ट्री का, तो उसमें सबसे पहले तो आपको अनुक्रमांक भरना है यहाँ पे, फिर अपना नाम भरना है। उसके बाद मेरे पास जो पेपर है 347 बी एच बी सी एच, 347 बी सी एच का सोल्यूशन आप करो भाई। पूरा पूरा पेपर आपका मिलने वाला, पूरा पूरा पेपर आपका मिलने वाला भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कुछ विद्यार्थियों को इश्यू था कि सर पेपर दिख नहीं रहा था, तो इस बार सारा पेपर दिखेगा, क्योंकि इंग्लिश वाला टर्म हमने हटा दिया। हमने हिंदी हिंदी वाले क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है, हमारे सारे विद्यार्थी क्या है यूपी बोर्ड के हैं, तो इंग्लिश वाले टर्म को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया मेरे भाई। तो यही पेपर आपका होने वाला है। और सबसे पहले भाई पेपर में आपको 15 मिनट क्या मिलता है, पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। क्या इतनी बातें पता है? और निर्देश यह है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। सभी प्रश्न करना क्या होता है मेरे भाई, अनिवार्य होता है। तो भैया आइए हम सीधे बढ़ते हैं भैया। हमारा जो है पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है मेरा भाई। 2025 का पेपर है, 2025 का, और यही प्री बोर्ड में चल रहा है। यही प्री बोर्ड में हर शहरों में, यूपी के हर शहरों में यही प्री बोर्ड आपका क्या है, चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा एज इट इज आपका मिलेगा। आइए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक मोलल जलीय विलयन के विलय का मोल प्रभाज होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 0.01। देखो, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0177, और 7 को मैंने 8 कर दिया, यानी 8 यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टेनाइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्टेनाइड नहीं है? तो भैया प्लूटोनियम, ये भी एक्टेनाइड तत्व है। कैलिफोर्नियम ये भी है, यूरेनियम भी है, कस एक ही है टर्बियम। टर्बियम आपका क्या है, टर्बियम आपका एक्टेनाइड तत्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नों की ओर भैया, आगे जल्दी से, हरी अप। ओहो, चलिए चलिए, ओह माय सॉल्यूशन पहुंच गए भैया, बैक। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनचुंबकीय पदार्थ है, चतुर्फलकीय ज्यामिति बताता है? तो भैया अनचुंबकीय पदार्थ भी है और चतुर्फलकीय ज्यामिति का भी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 NiCN4 का होल पावर -2। ठीक है भैया, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन होता है भैया, सही हो जाएगा। हमें एक नंबर पे परेशान नहीं होना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट करें। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, घा क्या है, बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2PD BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ होने पर बनता है, क्या बनता है भैया, बेंजल डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है मेरे भाई, सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है? हिंसबर्ग आपका क्या पूछ रहा है, अभिकर्मक कौन है? हिंसबर्ग अभिकर्मक आपका पहला ही है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जल में विलेय विटामिन होता है, तो विटामिन ए तो है नहीं, विटामिन बी भी नहीं, विटामिन सी भी नहीं, विटामिन डी भी नहीं, विटामिन बी और विटामिन सी होता है। जल में विलेय विटामिन जो होता है वो विटामिन सी होता है और विटामिन बी होता है, लेकिन बी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ये है आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन, एज इट इज मिलेंगे मेरे भाई, एज इट इज पूरा पूरा पेपर मिलेगा, पूरा फोड़ के आना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हम सोल्यूशन आपको साथ में किए हैं ताकि टाइम कम हो जो है लगे और सोल्यूशन आप जल्दी से कर पाए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता है, बस आपको देखना है कि एज इट इज कौन सा क्वेश्चन आया है, उसी के लिए हम लोग क्या करना है, बात करेंगे मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राउल्ट का नियम। भैया दूसरा जो क्वेश्चन है, देखो मैंने इंग्लिश वाले टर्म को हटा दिया है, मैंने कॉट काट के लगा दिया, जितना क्वेश्चन मैंने काटा है सब, हालांकि हर क्वेश्चन को जो है 2 का क्वेश्चन पूरा काट दिया है, 3 का काट दिया, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे अलग अलग काट के सारे आंसर को मैंने कराया है मेरे भाई, सारे आंसर को मैंने कराया है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ते चलूंगा फिर उसका उत्तर दिखाते चलूंगा, समझाते चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न क्या है? दो क्या है, राउल्ट के नियम को समझाइए, इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। चलिए भैया, इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखना है और राउल्ट के नियम हमें क्या करना है, समझाना है। तो भैया आसानी से हम लोग समझा सकते हैं। भैया हम पिंक कलर की पेन चलाएंगे, वहीं पर ध्यान देना, हम समझा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का का डालना, बढ़िया से डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जैसा मैंने लिखा है पेपर में आप ऐसे ही लिखो मेरे भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे लिखो। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का आप केवल 2 ही पेन का यूज करेंगे पेपर में, एक ब्लैक और एक नीली। यहां पे मैंने कलर में लिखा है तो उसके कोई आपको कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का काम है क्या, सबसे पहले हेडिंग लगाओ भाई। क्या जो क्वेश्चन में पूछा जाए, जो क्वेश्चन में मेरे भैया पूछा जाए, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसकी पहले हेडिंग लगाया करो, फिर लिखा करो, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है भैया। तो राउल्ट का नियम क्या है, हर एक बच्चे को पता है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के आगे निकल लेता हूं। क्या है राउल्ट का नियम? क्या है मेरे भाई, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान मोल, आपेक्षिक अनुमान के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं। और राउल्ट के नियम में जो फार्मूला होता है वो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N प्लस कैपिटल N। तो P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब है मेरे भाई। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है मेरे भाई। स्मॉल एन क्या है, विलेय के ग्राम में अणुओं की संख्या है। फिर एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, ये क्या है, विलायक के ग्राम में अणुओं की संख्या है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? यहाँ पे मोल प्रभाज होना चाहिए, यहाँ पे मोल प्रभाज है, ठीक है भैया, मोल प्रभाव नहीं है। चल जा, चल जी, क्या है अपना मोल प्रभाज। ओ माय गॉड, ओए होए शर्मा गई क्या। चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, मोल प्रभाज, ठीक है। चलिए बढ़ जाए भाई, बढ़ जाए हम थोड़ा सा। चलिए अब तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका अनुप्रयोग भी पूछा है, तो अनुप्रयोग में हम 2 अनुप्रयोग लिख दिए। क्या पहला, कि बिलियन के वाष्प दाब की गणना, मतलब हम राउल्ट के नियम के अनुसार बिलियन के वाष्प दाब की गणना करते हैं। दूसरा, ये नियम कहां लगता है, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। ये जो नियम है अवाष्पशील पदार्थ पे क्या होता है, लागू होता है। ये 2 के का आंसर है मेरे भाई, एज इट इज आपको लिखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है हमारा मेरे भाई, क्या है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 का खा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। कारण सहित स्पष्ट करना है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो भैया सीधे सीधे देखो हमने आंसर इसका लगाया है, आपको पढ़ के बता देता हूं। क्या है, संक्रमण धातुओं में डी कक्षाएं आंशिक रूप से भरी होती हैं। जो संक्रमण धातु है उसमें डी कक्षाएं क्या होती, आंशिक रूप से भरी होती हैं, तथा यौगिक बनने पर डी कक्षाओं के यौगिक बनने पर डी कक्षाओं के डी संक्रमण होता है और प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है या अवशोषित हो जाता है, और यही अवशोषित हुआ प्रकाश रंग के रूप में दिखाई देता है।
और इसीलिए संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं मेरे भाई, रंगीन होते हैं मेरे भाई। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे मेरे भाई? पेपर आप देख रहे हो, पेपर कोड देख रहे हो ना सब लोग, 346 BCH, यही है पेपर। कोई अलग से पेपर नहीं लेके, जो पेपर हो रहा है वही पेपर है मेरे भाई। आपको पूरा पूरा हर जिला में ये पेपर मिलने वाला है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या है देख लो, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर बताते हैं। तीसरे में क्वेश्चन में क्या है कि आईपीएसी बताना है। दो तत्व दिए गए, दो यौगिक दिए हैं, इनके हमें क्या बताना है, आईपीएसी बताना है। तो आइए देखते हैं इनकी आईपीएसी, देखते हैं आगे, आगे देख लेते हैं भैया। तो पहले तो दोनों यौगिक मैंने लिख दिया है, फिर इसका हमने क्या बताएंगे, आईयूपीएसी। तो पहले वाले का आईयूपीएसी क्या है, हेक्सा यानी 6 है, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्या है इसका आईयूपीएसी है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है भैया। दूसरे की आईयूपीएसी बताना है, तो पोटेशियम ट्राई, 3 बार है ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, 3 बार है इसलिए ऑक्सीलेटो ट्राई लग रहा है। ठीक है भैया, 6 टाइम था इसलिए हेक्सा लगा ऊपर। तो ये इसकी क्या है, आईपीएसी है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पीछे चलते हैं, हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर चौथे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन, 2 का घा का चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एल्किल क्लोराइड का जली, एल्किल क्लोराइड का जली KOH अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनाता है। ठीक है सर, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, यानी एथीन, एथिलीन, है ना, ये सब प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं, आइए इसका आंसर देखते हैं भैया। इसका आंसर क्या है मेरे भाई, देखो चौथा क्वेश्चन ये है आपका, 2 का घा क्या है, कि पहले तो ये कह रहा है कि जो हमने क्या लिया है, प्रोपिल क्लोराइड ले लिया और इसको क्या जली विलयन KOH से क्रिया करा दिया, जली विलयन क्या कर दिया, KOH से हमने क्या करा दिया भैया, इसकी क्रिया करा दी। क्रिया कराने पे क्या हुआ, क्रिया कराने पे क्या हुआ, यहां से Cl निकला, यहां से Cl निकला, यहां से Cl निकला, इसके साथ क्या होगा, जुड़ गया, तो क्या बन गया, KCl बाहर हो गया और हमें क्या मिल गया, एथिल एल्कोहल, CH3C2H5 C2CH3CH2OH यानी एथिल एल्कोहल हमें क्या है, मिल गया। ये पहले कह रहा है बनता है, फिर कह रहा है अब जब एल्कोहलिक, एल्कोहलिक माध्यम जल से कम ध्रुवीय होता है, जो एल्कोहलिक, जो एल्कोहल का जो मीडियम है वो क्या होता है, कम ध्रुवीय होता है, अतः यह प्रबल क्षार के रूप में कार्य करता है, प्रबल क्षार के रूप में कार्य करता है। और हम इसी प्रोपिल को, इसी हम प्रोपिल को KOH के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें मेरे भाई क्या है, एल्कीन मिल जाता है, C2H4, इसको बोलते हैं C2H4 बोल सकते हैं, या CH211CH2 बोल सकते हैं। अब प्लस यहां से जो KCl है ना, यहां से KCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और एक H यहां से निकल जाएगा तो वो H2O बना लेगा मेरे भाई, और यहाँ पे KCl आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे भाई क्लियर हो रही हैं, क्या इतनी बातें क्लियर होने, तो इतना ही आंसर देना है, 2 नंबर का था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 2 के चारों क्वेश्चन हो गए। देखो हर प्रश्न में क्या है, जितने क्वेश्चन दिए सारे कराते चल रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 2 हो गया, अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, 3 में भी 4 क्वेश्चन है, 3 में भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कि 1 मोलर बिलियन की अपेक्षा 1 मोलर बिलियन अधिक सांद्रित होता है, क्यों? 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया। तो देखो यहां पे आंसर देखो भाई, आप तो आंसर देखो क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर क्या है, 3 का प्रश्नोत्तर नंबर 3 का क्या प्रश्न में क्या है, जो है क्यों सांद्रित होता है ये बताना। तो देखो कह रहा है 1 मोलर बिलियन में 1 मोल विलेय 1 लीटर बिलियन में घुला होता है, जबकि 1 मोलर बिलियन में विलेय 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुला होता है। बिलियन का आयतन विलायक के आयतन से क्या होता है, कम होता है। बिलियन का जो आयतन है वो विलायक के आयतन से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए मैंने अलग कलर लगाया है, इसीलिए मोलर बिलियन में प्रति एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है मेरे भाई। और यही कारण है कि 1 मोलर बिलियन की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है। यही हमको, इतना ही आंसर हमको लिखना था मेरे भाई, लिखना था। क्या आप लिख लोगे, क्या आप लिख लोगे? हालांकि हर जगह, पूरे शहर में, पूरे यूपी में, है ना, कल छुट्टी रहेगी, यानी 15 तारीख को क्या होगी, छुट्टी रहेगी भैया।
तो आज ही हम लोग क्या करना है, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ताकि केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है वो 15 के बाद ही होने वाला है। जिसके यहाँ हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 15 के बाद होगा, तब तक आप बढ़िया से तैयार करो, बढ़िया से फोड़ो एग्जाम यार। अगला प्रश्न है आपका 3 का हो गया। अब 3 का हम देखेंगे क्या, खा। 3 के खा में क्या है, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथिलीन बनाने की विधि लिखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भैया, छोटा सा मैकेनिज्म, क्रिया विधि लिखना, मैकेनिज्म बताना है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या एथेनॉल है, C2H5OH है, इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो एथिलीन बन जाएगा और H जल बनेगा। ये तो हमारी एक लाइन की अभिक्रिया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको मैकेनिज्म में समझाना है। तो मैकेनिज्म में क्या है, तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, CH3, मैकेनिज्म का मतलब कार्यविधि, CH3 CH2। अब OH पे क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। अब यहां से क्या है, एक H है, H। अब H क्या करेगा भैया, इसके साथ क्रिया कर लेगा, और ये H जो है इसके साथ क्रिया करेगा, एक क्या CH3 बनाएगा, CH2 O पे प्लस चार्ज हो जाएगा, H और H, यहाँ पर एक जल का एक अणु क्या कर देगा, बाहर कर देगा। फिर यहां से अब क्रिया आगे बढ़ेगी, CH3 CH2 प्लस पे CH3 CH2 प्लस बन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, फिर से बाहर कर दिया। जब एक हाइड्रोजन फिर से मैं यहां से एक हाइड्रोजन फिर से बाहर करूंगा, तो मेरे भाई जो हमें लाना था वही तो आ गया। C2H4 कहो या CH2 बोलो, तो इसको बोलते हैं एथिलीन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो यही हमें क्या है, मैकेनिज्म को बताना था, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे मेरे भाई, यस बोलो, यस 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 यस। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, है एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार के विभेद करेंगे, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। पहली बात तो दोनों में अंतर बताना, विभेदन बताना है और रासायनिक समीकरण देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का घा, आगे देखिए प्रश्न है, आंसर इसका ये देखो, एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद बताना है। पहले बता, अंतर बता दो पहले। तो भैया लो भैया, देखो भैया, हमने जितना क्वेश्चन पूछा है पेपर में, सबकी हेडिंग बना बना के अच्छे से लिखा है। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, तभी आप एग्जाम फोड़ के आएंगे मेरे भाई। तो क्या है, एसिड एल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद देखो पहले, सुनो क्या है कि टॉलन अभिकर्मक, एसिड टॉलन अभिकर्मक, टॉलन जो अभिकर्मक होता है वो एसिड एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, रजत दर्पण, एक मिरर इमेज करता है, जबकि जबकि एसीटोन क्रिया नहीं करता। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो एसिड एल्डिहाइड है वो रजत दर्पण बना लेता है टॉलन अभिक्रिया से करके, लेकिन जब टॉलन अभिक्रिया के एसीटोन से क्रिया कराई जाए तो ये क्रिया ही नहीं करता है। और यही चीज हमें परीक्षण में भी देना है। तो 2 समीकरण देखो, हेडिंग लगा दिया मैंने, 2 समीकरण हमें बताना। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है हमारे पास, सबको दिख रहा होगा कि CH3CHO फॉर्मल्डिहाइड है, ना 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 ना, एसिल्डिहाइड है। टॉलन अभिक्रिया से क्रिया कर लिया, AgNH3 का होल ट्वाइस, टॉलन अभिक्रिया से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट बना लेगा, और 2 अणु क्या निकाल देगा भैया, चांदी निकाल देगा, और NH3 गैस निकाल देगा, और जल निकाल देगा भैया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका एसिड एल्डिहाइड टॉलन अभिक्रिया से क्रिया करके, ये आपका क्रिया करके सोडियम एसीटेट बना ले रहा है, Ag बाहर कर दे रहा है, NH3 बना रहा है, जल को बाहर कर दे रहा है। लेकिन 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 एसीटोन, अब ये एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3। अब जब ये टॉलन अभिक्रिया से अभिक्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया ही नहीं करता, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब है यहां कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यही हमें समीकरण देना था, 2 समीकरण देना था। तो दूसरा समीकरण देखो, पहला तो हो गया। फिर से क्या है कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और सिरका बना ले रहा है। लेकिन जब एसीटोन को क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया कराया गया तो ये नॉट पॉसिबल हो गया, मतलब अभिक्रिया नहीं करता है मेरे भाई, नहीं करता है। क्या इतनी बातें याद रखोगे मेरे छोटू, क्या इतनी बातें याद रखोगे? क्या सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं मेरे छोटू? बोलते जाओ छोटुआ, तो बोल ना। पेपर सबका फोड़ फोड़ के भाई, का एकदम टॉप का टॉप, जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखो, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है हमारा 3 का घा एक बार पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। 3 का घा हमारे पास प्रश्न क्या है मेरे भाई कि ग्लूकोज के 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। सही बात, ये तो अच्छी बात है।
इसका रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। देखो भैया, ग्लूकोज में 5 OH का समूह होता है, हर एक बच्चे को पता है, और इसमें जो है CHO का एक समूह होता है, और इसका रासायनिक समीकरण हमें देना है। चलिए ठीक है, आइए 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 मेले के पास आइए सब लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, जिसमें 5 OH समूह है। देखो 4 यहाँ पे, एक 5, और एक CHO है। दिख रहा है सबको? क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है मेरे भैया? दिख रहा है ना? ओह, आगे चले गए। तो यहाँ पे क्या है, 5 OH समूह है, और क्या है, एक CHO। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, और एस्टिल क्लोराइड का 5 अणु लेना पड़ेगा। क्यों लेना? क्योंकि 5 अणु हमारा क्या है, OH है। तो 5 अणु लेंगे तो 5 OH जब निकलेगा HCl के साथ क्रिया करेगा, 5 H निकलेगा ना, तो HCl के साथ क्रिया करेगा तो 5 HCl बनेगा। तो यहां से ये क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा तो CHO बन जाता है, CO CO CHO CO CH3 का होल टेट्रा कह सकते हो, CH2 O CO CH3। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ओ मेरे भाई, सॉरी। और 5 अणु क्या करता है, क्लोरीन बनाता है, निर्माण करता है, यानी क्लोरीन निकाल देता है। यहां से 5 हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पे 5 5 हाइड्रोजन जब यहां से सॉरी सॉरी, देखो यहां से 5 हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां से 5 CH3 जाएगा भी तो इसके स्थान पे। पांच जहां से यहां से 5 हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे 5 CH3 जाएगा। वही चीज यहाँ पे ऐड हुआ है, देखो देखो देखो। अब 5 H निकला तो वो Cl के साथ जुड़ गया तो 5Cl बना लिया। ठीक है भाई, जहां से H निकला वहीं पे CH3 जोड़ दो बस मेरे भाई, CH3 CO। इतना पूरा जोड़ना है, इतना पूरा जोड़ना है, इतना पूरा जोड़ना है। जहां से H निकल रहा है वहां पे CH3 CO आप जोड़ दो, आराम से आपका बन जाएगा 5Cl, आपका आराम से बाहर निकल जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही भैया? यस सर बोलो, यस सर यस सर। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी क्या होगा, पूरी तरह से वेल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? सब लोग एक एक बच्चा नोट्स बना ले भैया, केमिस्ट्री आप फोड़ने वाले हो। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली सवाल है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या है, पहली सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है हमारी, क्या है, पहली सवाल है। तो भैया ध्यान से देखा सवाल, अब ध्यान से देखना है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहली सवाल है। हमने बताया कि मैं हिंदी वाला क्वेश्चन लिया हूं, ये क्वेश्चन वैसे नहीं है, ये पेपर का है। पेपर आप कोड आपको दिख रहा है, 347 BCH है भैया, सबको दिख रहा होगा। ऐसे पेपर नहीं लिया गया, ये पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में हो रहा है। प्री बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो भैया देखो क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। कह रहे हैं 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अनुमान होता है, यदि यदि विलयन के द्वियत, द्वियत का मतलब एन का मान द्वियत है, डाइमर कहते हैं इसको, डाइमर डाइमर बनाता है, अम्ल का संकुगुणन कितने प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलल अवलंबन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आपका दिया है। आइए भैया क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो आप क्या क्या दिया है, मैंने सब कुछ लिख दिया है। क्या है, स्मॉल W का मान दिया है 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया है। और यहाँ पे कैपिटल जो W है आपका है वो 25 ग्राम, 25 ग्राम है। इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मैंने भाग कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। फिर उसके बाद क्या दिया, हिमांक का अनुमान डेल्टा TF दिया है वो 1.62 केल्विन। ठीक है सर, ओके 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 ओके। फिर क्या है, KF दिया है, क्या है, KF अनुमान स्थिरांक दिया है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया है भाई। ठीक है सर, जो जो दिया है वो दे। क्या पूछ रहा है हमसे, संकुड़न कितने प्रतिशत होगा, यानी अल्फा का मान पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है सर। अब हमें फार्मूला पता है, हमें भैया फार्मूला पता है, क्या होता है कि डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M। M क्या है, M क्या है, और M बराबर अपना क्या होता है, ये M बराबर अपना ये होता है पूरा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसी समीकरण में M का मान भर दिया, इसी समीकरण में M का मान भर दिया गया। भार बटे अणुभार गुणे द्रव्यमान, है ना, ये तो आप जानते हैं। तो भैया M का मान मैंने यहाँ पे ये वाला पूरा है यही भर दिया। ठीक है सर। तो फार्मूला हमारा TF बराबर बन गया
टी एफ बराबर है आई के एफ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एम क्या अणु भार है, ठीक है, क्या है, अणु भार है, किसका जी, सबका जी, सबका जी। चलिए, तो आई बराबर यहां से निकालेंगे तो हमारा ये फार्मूला आ गया, क्योंकि पहले हम आई निकाल लें तभी अल्फा निकाल पाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब सारा मान हम लोग मेरे भाई रखेंगे, ध्यान से समझो, सारा मान क्या है, रखना है, क्या है, सारा मान हम क्या करेंगे, रखेंगे मेरे भाई। देखो डेल्टा टी एफ का मान कितना है, आपको दिख रहा होगा, कितना है जी, 1.62, ठीक है। एम का मान क्या है, C6H5OH C6H5C OH का अणुभार, बेंजीनोइक का अणुभार, जो एक इसका अणुभार होता है 122 होता है, 122। कैसे निकालोगे भाई, निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली नहीं है, अभी साइड में मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अणुभार सबको निकालना आता है, लेकिन अणुभार तो नीचे है ना, ठीक है, गड़बड़ा गया जी। एम का, अच्छा अणुभार 122, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 122। और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, 25/100, यानी 25/100 को हम 25 गुणे 10 के घाते -3 लिख सकते हैं, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बटे क्या है, बटे में आपको दिख ही रहा है क्या है, बटे में के एफ और डब्ल्यू है, के एफ का मान कितना है, 4.9 गुणे के एफ का मान हो गया, डब्ल्यू का मान कितना है, छोटा डब्ल्यू 2 ग्राम, 2 ग्राम। तो आप इसको काट दो, आप इसको चाहो तो काट दो, 122 को काट सकते हो, 122 को आप क्या कर सकते हो, 60 दूना 120 होता है, 122 को 61 दूना ये कट जाएगा आपका, 61 से 2 से कट जाएगा, जो बच्चा है उसका हम गुणा करते हैं, 1.62 इतना 25 गुणे 10 के घाते माइनस इतना, बटे क्या है 9.5। अब भैया देखा, हमने सुना है तुम लोग का गुणा भाग बहुत तेज है, हमने सुना है तुम लोग का गुणा भाग क्या है, बहुत तेज है, क्या मैंने सही सुना है, अरे क्या मैंने सही सुना है, अगर मैंने सही सुना है तो आप बताइए, हम गुणा कर देते हैं भैया। देख भैया क्या है कि अपने पास 1.62 है, इंटू क्या है 61 है, वो 61 है, गुणे 25 है, ठीक है 25 है, तो ये आ जा रहा है आपका 24,705, तीनों का गुणा है, बाकी सब तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, 4/, अब इससे भाग कर दिया जाए, भाग कितना कर दिया, 4.9 से भाग कर दिया जाए, 4.9 से भाग कर रहे हैं इससे, तो आ जा रहा है 504.18 तक लिख दे रहे हैं, बस यहाँ पावर भी अपने 10⁻³ है, ठीक है, थोड़ा और इधर करो, ठीक, इतना आया मेरा भाई, क्या है, इतना आ गया, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है, जल्दी से हरी अप, ये सवाल थोड़ा सा करा रहे हैं, क्या इतना आया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ कितनी है, 10⁻³ कितना है, 10⁻³ कितना है -3, तो 10⁻³ क्या है, -3 है, इसको हम भैया अगर पावर हटाएंगे तो दशमलव ये जाएगा 504, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया मेरे भाई, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, भाई साहब केमिस्ट्री क्या चीज है, कैलकुलेशन इतने लंबे लंबे हैं, बच्चा तो पागल हो जा रहा होगा। आगे सवाल देखो, अब ये आगे यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, अब हमें चूंकि अब हम पता है कि आई बराबर क्या होता है, हमें अच्छे से पता है कि सर आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आपका, आई बराबर होता है 1 - अल्फा प्लस अल्फा वाई एन, ठीक है सर, अल्फा वाई एन, ओके सर। अब यहाँ पे यन कितना, देखो यन कितना है, डाइमर दिया है, डाइमर, मैंने बोला था कि यन का मान यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, यन बराबर कितना है, 2 है, एन बराबर क्या है
दो है तो यहाँ आई का मान कितना है 0.054 माइनस इसको इधर कर देते हैं 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा कर दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो सही है। यहां से अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपना, कितना बचेगा भैया, आप लोग इस सब तो आराम से कह सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है ना, है ना। ये सब तो गुणा भाग तो आप कर ही लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे, बताइए। अब आप इसको घटाओगे तो दशमलव आपका आ नहीं जाएगा, 496 बराबर, इधर क्या कर लो अल्फा कॉमन कर लो, तो 1/2 -1 हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से, हरिया हरिया हरिया। तो जब अल्फा कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1/2 -1, तो एक में से आधा का सर आधा हो जाएगा, एक में से आधा का माइनस आधा, इसका मान माइनस में कैसे दे रहा है, अच्छा माइनस यहाँ भी होगा, ठीक है ठीक है ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा, तो -0.496 ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आपका आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस कट जाएगा 0.992, यही आपका क्या है मेरे भाई, यही आपका क्या है 100% एक्यूरेट आंसर है, 100% आपका क्या है एक्यूरेट आंसर है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो चार का हमारा सवाल क्या है, थोड़ा सा टाइम ले लिया क्योंकि सवाल थी, बेहतरीन सवाल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो भी, टाइम है आपके पास, अच्छे से आप कर पाओगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, कौन से क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का खा। 4 का खा क्या है, संक्षारण क्या होता है, किस धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे ये रहा, देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 का खा का आंसर है। 4 के खा का आंसर क्या है, देखो 4 के खा का आंसर हमारे पास मेरे भाई क्या है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आती है तो धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बात तो सही है, जैसे जंग उंग लगे लगा था, है ना, सही है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है मेरे भैया। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, देखा होगा ना, बहुत कई काफी दिनों से लोहा बाहर फेंका है या रखा हुआ है तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो क्या हो जाए, खत्म हो जाता है, सही बात है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण को रोकने के लिए विधि क्या है, देखो पहले क्या है, पेंट या वार्निश लगा दिया जाता है। देखो अगर आपको जैसे आपने देखा होगा खिड़की उड़की कभी बनवाते हैं या फिर घर पे कभी लगवाए हैं तो आप कहते हैं ना उसको प्राइमर मारते हो, प्राइमर मारते हो उसमें, है ना। तो वही है कि पेंट वार्निश लगाकर धातुओं की सतह पर पेंट वार्निश रोधी परत चढ़ा दी जाती है। मतलब पेंट लगा दो तो इससे क्या हो, मूर्छा वगैरह नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। तो एक ये कम करने की विधि है, ठीक है सर। दूसरी कम करने की विधि क्या है, धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस आदि की पतली परत चढ़ा दी जाती है। अगर आपके अगर जैसे कोई चीज जंग लग रहा है उस पर धातु जो है तेल हो गया ग्रीस हो गया, थोड़ा सा स्पेस की आप पतली परत चढ़ा देते हैं तो जंग नहीं लगता है, यानी जंग लगने से इसको बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। क्या क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, क्या क्वेश्चन कर लोगे, आसान है ना ये। अब अगला प्रश्न है 4 का गा। 4 का गा क्या है प्रश्न, चलो एक बार पढ़ लिया जाए। 4 का गा है मेरे पास, प्रश्न क्या है मेरे भाई, देखो 4 का गा में कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्राप्त कीजिए, मतलब व्यंजक प्राप्त करेंगे। अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो आइए देखिए सबसे पहले आणविकता और कोटि में संबंध देखते हैं। तो देखो भैया हमारे पास क्वेश्चन है 4 का गा। 4 का गा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं सब दिखाते चल रहा हूं, फिर भी आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्या है लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद मेरे भाई क्या करो, आप वहां से पेपर पूरा ले लो। सोल्यूशन मैंने यहाँ पे करा ही दिया, ठीक है। आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या है, तो एक ही अंतर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर का है। चलिए तो कह रहे में अभिक्रिया आणविकता में अभिक्रिया की क्रिया विधि विशेष पद में विशेष पद पर विचार करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आणविकता में हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया के क्रिया विधि में विशेष पद पर क्या करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं। जबकि
जबकि कोटि की अभिक्रिया में क्रियाविधि में संपूर्ण पदों पर विचार किया जाता है। जब कोटि में क्या हो जाता है, जितने भी पद हैं अभिक्रिया के सब देखे जाते हैं, आणविकता में सब पद नहीं देखे जाते हैं। बस इतनी सी अंतर लिखना है बस। अब फिर क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयु के लिए व्यंजक, पूरा ऐसा डेरिवेशन लिखना है भाई, पूरा 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 एकदम क्या करना है आपको, पूरा पूरा क्या करना है आपको, हेडिंग लगाना, बढ़िया से लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज हमें पता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्या प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, सबको पता होनी चाहिए। देखो, अर्ध आयु का मतलब है कि जो उसकी सांद्रता क्या हो, आधी रह जाए। अर्ध आयु का मतलब है कि आधे समय में अभिक्रिया को पूर्ण की गई, जो है अभिक्रिया को पूर्ण किया गया है, तो अर्ध आयु के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। तो के बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अब कौन चीजें क्या है मैं बता दे रहा हूं, वे टी बराबर 0, जब समय 0 हो तो अभिकारक की सांद्रता हमारी ए होती है। ओके सर, जब समय टी पर, समय 0 से टी हो गया, तब सांद्रता हमारी ए एक्स ए माइनस एक्स हो जाती है। लेकिन हमें क्या निकालना है, टी हाफ के निकालना है। तो हम कह रहे हैं जब समय हमारा टी हाफ यानी टी बराबर टी 1/2 हो जाता है, तब उसकी सांद्रता क्या, ए माइनस एक्स ए बाई 2 हो जाती है। तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, ए बाई 2। तो यहाँ पे जहां इस समीकरण में, समीकरण इसको हम एक कर देते हैं, समीकरण हम इसको क्या करते हैं, एक कर देते हैं। समीकरण एक में हम क्या करेंगे, टी के स्थान पे टी हाफ लिखेंगे और ए के स्थान पे ए माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए बाई 2। आइए आगे देखते हैं। यहां पे मैंने क्या रख दिया, टी के स्थान पे टी बाई 2 और ए के स्थान पे ए बाई 2। तो यहां से ए कट गया मेरे भाई, क्या बचा, 1/2, यानी 1/2 दो चला जाएगा ऊपर, log 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी को मैंने इस साइड में कर लिया, टी को इस साइड में कर लिया और के को यहां कर लिया, ठीक है भैया। तो उसके बाद क्या हुआ, के यहां कर लिया, log 2 का मान सबको पता है, सब log 2 का मान हर एक बच्चे को क्या है मेरे भाई, पता है। log 2 का मान हर एक बच्चे को क्या है, अच्छे से पता है, पता है, ठीक है। तो यहां से बस log 2 का मान, अब जब इसको log 2 के मान में 0.301 से गुणा कर देंगे किसमें, 2.03 में जब गुणा कर देंगे आ जाएगा 0.693। यही क्या है, अभिक्रिया का हमारा क्या है, सूत्र है। यही क्या है हमारा, क्या है अभिक्रिया का, क्या है फार्मूला है। क्या अभिक्रिया का फार्मूला, मतलब किसका फार्मूला, अभिक्रिया का मतलब ये है कि अर्ध आयु का फार्मूला है। प्रथम कोड की अभिक्रिया का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अर्ध आयु के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। वो व्यंजक हमारा क्या है, 0.693 बाई के क्या है, स्थिरांक है। के क्या है, स्थिरांक है। सबको अच्छे से मेरे भाई ये बात अच्छे से पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के घा पर। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का घा पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का घा पढ़ लिया जाए। भैया काम कर लो यार, रुक जाओ, वेट करो, ये काम नहीं कर रहा है, काम कर जा छोटू, ज्यादा काम कर गया, ज्यादा आगे चला गया, ठीक है। अच्छा, बैक में चलना है, बैक में चलना है। अब यहाँ पे 4 का घा एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। 4 के घा में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो भैया आप लोग, 4 के घा में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। लेंथेनाइट आकुंचन, आकुंचन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का, आकुंचन, ठीक है। लेंथेनाइट आकुंचन की क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो भैया आगे हम आपको करा देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपका करा रहा हूं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बायोट लूसाइड MnO2 का कास्टिक पोटास यानी KOH या तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराकर पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं। पहले इतना बनाते हैं, फिर इसी पोटेशियम परमैंगनेट को H2SO4 के साथ क्रिया कराकर पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं रिएक्शन के द्वारा। समझिए, हमारे पास क्या, बायोट लूसाइड और KOH ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। जब इसके हम क्रिया कराएंगे तो हमारे पास K2MnO4 बन जाएगा और जल निकल जाता है। संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 4 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 से, तो दोनों तरफ क्या होंगे, संतुलित हो गए। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको हम उठाएंगे, फिर से पोटेशियम मैग्नेट को उठाएंगे 3 अणु।
3 अणु जब उठाएंगे तो यहां से 3 अणु उठाया मैंने, यहां से हम क्या करें 3 अणु क्या है जो है पोटेशियम मैग्नेट उठाए और H2SO4 के साथ क्या करिए क्रिया करा दिए, यहाँ पर K-4 बन गया और जो है 2 अणु पोटेशियम सल्फाइड क्या है निकल गया। बैलेंस करने के लिए 3 कर दे, 3 से गुणा कर दे, यहाँ 2 से गुणा कर दे, यहाँ 2 से गुणा कर दे, यहाँ 2 से, आराम से आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करना सबको आता है, बहुत ही आसान होता है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रश्न में क्या कह रहा था, ये जो है 4 के घा का पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था लेंथेनाइट आकुंचन क्या है। तो लेंथेनाइट आकुंचन देखो, लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रम बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या एक दूसरे तत्व की दूसरे तत्व दूसरे तत्व तक घटती हैं। ठीक है, लेंथेनाइट जो तत्व होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक और आण्विक त्रिज्या क्या है एक दूसरे तत्व में क्या होती है घटती हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे या पीछे आएंगे तो क्या है घटती हैं। यही कमी बहुत कम होती है, ये मतलब इन दोनों में जो कमी होती है बहुत कम होती है। जैसे सीजियम और एलयू तक जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है घटती है। इसे सीजियम से एलयू तक जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है घटती है मेरे भाई, घटती है। आई होप कि आप क्लियर है। ठीक है मेरा भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 4 के भी चारों क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ेंगे। ठीक है भैया, पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पांचवा प्रश्न है क्लोराउस का नियम। पांचवा प्रश्न है, देखो भैया पांचवा प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं ना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, 4 तक हो गया है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। पेपर मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया, कोड भी बता दिया, 346 की 47 BCH है। कुलराउस का नियम समझाइए। इस नियम के दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार धातु पर किया जाता है। ठीक है सर, और इसमें एक सवाल दी गई, सवाल को भी हम लोग क्या करना है। ठीक है, लेकिन सवाल ये गलत दी गई है, सवाल ये अधूरी है। मैं लिख दे रहा हूं ये क्या है अधूरी है। अधूरी है तो देखो इसमें क्या है कि एक चीज नहीं दिया है, CH3CO का मान नहीं दिया है, CH3CO माइनस का मान नहीं दिया है, इसमें मैंने देख लिया है। देखो यहाँ पे सबका मान दिया है पर उसका मान नहीं दिया है, तो ये सवाल हम करेंगे नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो फर्स्ट वाला, बस इतना ही करना है, क्योंकि ये सवाल नहीं करोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें गलती है यानी एरर है, वो दिया ही नहीं है वो एरर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, क्लोराउस का नियम क्या है, क्लोराउस का नियम पढ़ लो, ये 1 नंबर पहले पूरा कर लो। 3 नंबर का है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों में ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होता है बराबर होता है। यही आपका क्या है क्लोराउस का नियम कहलाता है, यही क्लोराउस का नियम कहलाता है। और मैंने सूत्र इसका लिख दिया है, बाकी एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया कि NaCl साइनाफेरो या रिवर्सिबल अपक्रिया, सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, आपको इस तरह से लिख सकते हैं, लेमडा इन्फिनिटी कह सकते हो HCl, और यहाँ पे प्लस, इस पे क्या है Cl पे माइनस। इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। अगर इसमें वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, वियोजन की मात्रा का सूत्र लिखना है तो हाँ कह रहा है कि अपघट्ट के वियोजन के स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये वियोजन की मात्रा का क्या है फार्मूला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया, जो इसमें दूसरा वाला है वो अपना ही सवाल क्या है अधूरी है, यानी गलत है, गलत नहीं कहेंगे अधूरी है। तो इसका जो आपको पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है दूसरा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 का खा, किसी अभिक्रिया की संकीर्ण परिभाषा दीजिए। बहुत भैया खतरनाक सवाल यह है, किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। ताप 273 केल्विन 313 केल्विन की वृद्धि करने पर इस अभिक्रिया के वेग को 4 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा, यह मानते हुए संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप परिवर्तित नहीं करता, यह मानते हुए कीजिए कि संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। R का मान दिया है और log 4 का मान दिया। आइए सबसे पहले आगे पढ़ते हैं, सारा डाटा पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है देखो भैया, हमारा जो T1 है वो सारा का सारा डाटा मैंने लिख दिया है। T1 हमारा दिया है, T2 दिया है 300 इतना, K
जो K1 है वो, जो K2 है ना, वो पहले स्थिरांक का है 4 गुना वो कह रहा है, तो K1 K2 बराबर 4K1। R का मान दिया है, ये भी सही है, और log 4 का मान दिया है, ये भी सही है। अब आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये आपको फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये है संकीर्ण ऊर्जा के लिए फार्मूला। तो बस log K2 अपान K1, K2 का मान क्या है 4K1 लिख दिया, और ये यहाँ पे ये R है, R का मान मैंने 8.31 लिख दिया, और T2 का मान लिख दिया 313, और इसका T1 का मान 293, घटा दिया भैया सब, यहाँ पे K से K कट गया, log 4 बच गया, जो है 313 में, यहाँ से 313 में 293 घटा दोगे तो 20 बचेगा, 20 बचेगा, log ये log, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको E1 इसका मान निकालना है, EA का मान निकालना है, EA का मान निकालेंगे तो इसको हम कर दिए नीचे, और ये log 4 का मान कितना है, देखो ये पहले ये log 4 का मान है 0.602, फिर उसके बाद ये वाला डाटा मैंने फिर लिख दिया पूरा यहाँ पे, फिर 313 293 ये पूरा डाटा मैंने लिख दिया, पक्षांतर कर दिया ये का मान। अब यहाँ पे सब का जब गुणा करोगे तो मेरे भाई इतना आएगा, आप गुणा करो, केमिस्ट्री बड़ी दुखदाई है, तुम सब पे आफत आई है, इतनी खतरनाक है। इन सब का क्या करेगा, आप गुणा करो, गुणा करने के बाद आप 20 से भाग करोगे तो इतना आएगा, और जूल मोल में आएगा, उसको आप किलो में बदलोगे तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये बराबर 52.82 केल्विन जूल मोल इनवर्स। आपका एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है भैया, तो 5 का का हो गया, 5 का खा, अब हम आगे देखेंगे 5 का गा। चलिए 5 का गा, 5 का गा, 5 का गा, 5 का गा विद्यार्थी स्वयं करो, 5 का गा आप इसको सॉल्व कर लो, क्या है कारण सहित बताना है। NiH2CO6 का होल सिक्स, जल का होल 6, 2+ आयन का विलयन रंग का हरा रंग होता है, जबकि इसका विलयन रंगहीन होता है। ये आप प्रैक्टिकली कर लो यार, इसका रिवम बना लो, ये आपके लिए है, आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, आप इसको कर लो मेरे भाई। एक आध दो क्वेश्चन आपको दूंगा, 100% तो मैं करा रहा हूँ ही, लेकिन एक दो क्वेश्चन आप भी करो, तो ये 100% आप अपने से भी तो कुछ एफर्ट लगाओ। ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं दोनों, ठीक है। अब हम 4 का घा देखेंगे, ओ सॉरी 5 के घा हम कराने चल रहे हैं। 5 के घा हम क्या करें, कराएंगे, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, न्यूक्लिक अम्लों को जैविक कार्य बताइए। तो आइए इसका आंसर आगे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है मेरे, देखो भाई क्या है, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि ये अम्ल है, न्यूक्लिक तो एक अम्ल है, न्यूक्लिक एक अम्ल है जिसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। कौन, न्यूक्लिक अम्ल, जो कोशिका के केंद्रक पर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, एक डीएनए और एक होता है आरएनए। आपको डीएनए को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये तो पता है ना, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है सर, ये दो चीज हो गई, प्रकार को लिख दिया। उसके बाद दोनों में अंतर पूछ रहा है, किसमें, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताना है। तो अंतर क्या, न्यूक्लियोसाइड में यह दो अणुओं का बना होता है, यह दो अणुओं से बनता है, जैसे एक है नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा है पेंटोस शर्करा से। पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से बनने वाला न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है सर, ये एक हो गया, कैसे बनता है ये अंतर पूछा गया। लेकिन दूसरा क्या क्या है, न्यूक्लियोटाइड या अणुओं से बना होता है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा तथा सॉरी या 3 अणुओं से बना है। भैया यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है यार, यहाँ पे ये है 3 या 3, एक मिनट यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये होता है, अरे चल जा, चल नहीं रहा है जी। पहले यह लिखेगा, यह 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला क्या है आपका, पहला क्या है आपका, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट से, तीनों से मिलकर क्या होता है, बनता है। ये दोनों में क्या है, ये 2 अणुओं से मिलकर बनता है, ये 3 अणुओं से मिलकर बनता है, तीनों का मैंने नाम लिख दिया अणु का, दोनों का अणुओं का नाम लिख दिया, तो ये हो गया इसमें अंतर। अब क्या उसका कार्य पूछा था, न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है, पहला कार्य क्या है मेरे भाई, यह प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए से करता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल से क्या करता है, संश्लेषण करता है प्रोटीन का। दूसरा क्या है, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है,
जो डीएनए है आनुवांशिकता का क्या है, रासायनिक बेस है, रासायनिक आधार है। डीएनए का मतलब बता दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आगे भैया फिर क्या है, डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान करने में बनाए रखता है। मतलब डीएनए का जो काम है वो क्या करता है कि अगर कोई वस्तु बहुत दिन हो की हो गई है, बहुत प्रजाति की, बहुत काफी वर्षों तक होगी, तो उसको क्या करता है, ये पहचान इसका कर सकता है। तो ये हो गया आपका क्या, 5 के गा का आंसर हो गया, यानी 5 के गा हो गया। ठीक है सर। उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा इसमें, 5 का घा था, सॉरी 5 का गा तो आपको होमवर्क दिया था, ये 5 का घा था। ये क्वेश्चन 5 का घा था। मिट जा चल जा, क्यों नहीं चलता, क्यों परेशान करता है बच्चों को, मुझे भी। ये 5 का घा था क्वेश्चन, ठीक है भैया। ये अपना 5 का घा क्वेश्चन था, 5 का गा आपको दिया है होमवर्क मैंने। अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6, 2 क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बचा है। जल्दी से हम उनको कर लेते हैं और आपको, भाई आप क्या करो, बढ़िया से तैयार करो क्वेश्चन बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रियॉन टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों को लिखिए, निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है सर। क्या पहले कह रहा है, पहले तो अनुप्रयोग लिखना है, तो पहले अनुप्रयोग लिख लो। तो फ्रियॉन का जो अनुप्रयोग है पहला क्या है कि फ्रीज के सिस्टम में गर्मी को अवशोषित करके ठंडी हवा पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेयॉन का यूज करते हैं। पहला अनुप्रयोग हो गया। इसमें एक अनुप्रयोग बता दो, टेट्रा क्लोरोमेथेन में, या तेल वसा गोंद आदि पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। मतलब जो टेट्रा क्लोरोमेथेन है ना, ये तेल वसा घोल पदार्थों को क्या करता है, घोलने की क्या करता है, क्षमता रखता है। इसीलिए इसका उपयोग विलायक के रूप में करते हैं, इसीलिए इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, विलायक के रूप में करते हैं। पहला हो गया। अब क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाना है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। अब भैया क्वेश्चन 5-5 नंबर का आएगा। तो जो है बेंजीन, तो हमारे पास C6, ये देखो ये जो है अपना क्या है, क्लोरोबेंजीन है, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। अब इसका हम क्रिया करा देंगे किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कितने सेंटीग्रेड पे, 300 सेंटीग्रेड पे। यहां से क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां से अपना क्या निकलेगा भैया, यहां से सोडियम क्लोराइड अपना निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और ये जो OH होगा वो जाके यहाँ पे, जहां से क्लोरीन निकला वहीं पे जाके OH क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये हमारा जो बन जाएगा, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल, फिनॉल बन गया। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम फिनॉल की अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, फिर हम फिनॉल की जो अभिक्रिया है HNO3 से कर देते हैं। किससे, HN3 से। किसके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में HNO3 से क्रिया किसकी कर देते हैं हम लोग, फिनॉल की। तो यहां से क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो यहां से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन, पहले यहां से 3 हाइड्रोजन हम निकाल देंगे। 3 हाइड्रोजन क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे। तो यहां पर क्या होगा, 3 NO2 जुड़ेगा, यहां पर NO2 जुड़ जाएगा। तो यहां पे देखो NO2 यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, यहां से 3HNO से 3H निकाला मैंने, तो 3 NO2 जाके जुड़ गया। तो यहां से ये अभिक्रिया बनेगी, ये आपकी ये अभिक्रिया बन जाएगी ये। ठीक है भैया। अब यहां से ये बना, यही हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल है। ये जो हमारी प्रक्रिया बन रही है, इस यही हमें बनाना था, पिक्रिक अम्ल। ये पिक्रिक अम्ल का सूत्र है, जिसको बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफॉस्फेट। ये पिक्रिक अम्ल क्या है, आता है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी, और यहाँ प्री बोर्ड में तो आया ही है। आइए अब देखो दूसरी अभिक्रिया कर लेते हैं हम लोग। दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। आइए आगे देखते हैं। 6 का दूसरा, तो देखो भाई दूसरा क्या है, ये हमारे पास क्या है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहां से हाइड्रोजन
भैया यहां से एक हाइड्रोजन और एक Br निकल गया तो बचेगा CH3 C CH2 CH3 ये बच जाएगा। अब इसकी हम क्रिया फिर से इसकी हम अब क्रिया क्या करें, फिर से किससे कर देंगे, HBr से। मार्कोनिक ऑफ नियम लगाएंगे, यहाँ HBr क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे किसके, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो इसकी जो हम अभिक्रिया क्या है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr को ऐड करेंगे तो यहां से मिलेगा CH3 CH CH2 CHBr बट CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं। ठीक है सर। एक तीसरी चीज इसमें और पूछा था, क्या तीसरे में क्या कह रहा है कि क्लोरो एथेन से ब्यूटेन बनाना है, रासायनिक समीकरण देना है, क्लोरो एथेन से ब्यूटेन बनाना। तो आइए देखते हैं इसको भी देख लिया जाए। तो क्लोरो क्या दिया था भैया, क्लोरोएथेन को हम सोडियम धातु से क्रिया करा दिए तो हमारे पास क्या बन गया, क्या पूछ रहा था बनाने के लिए, आगे चले गए, पीछे आ जाओ। ब्यूटेन बन गया। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है, ये ब्यूटेन है, यानी कि C4H12 है, 10 है, ठीक है 10 C4H10। ये हो गया हमारा क्या है, ब्यूटेन बन गया, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन। और क्या निकल गया यहां से, ये क्लोरीन इसके साथ सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बना, NaCl बना दिया। बैलेंस कर देंगे, दो से यहां गुणा कर दिया, दो से यहां गुणा कर दिए तो हमारा क्या बन गया, NaCl बाहर हो गया और ब्यूटेन मिल गया। क्या ब्यूटेन हमें मिल गया, यही हमें बनाना था, केवल रासायनिक अपक्रिया देना था। आइए एक बार क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। तो 6 के का में 2 क्वेश्चन करना था, तो का वाला हमने ऊपर वाला कर दिया, अथवा वाला नहीं करना है क्योंकि एक ही करना है, तो एक मैंने करा दिया तो दूसरा आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला कर लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का खा में। चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन है भैया 6 का खा, ये है 6 का खा, क्योंकि इस तरह से है यहाँ पे प्रश्न। आपको पेपर कोड दिख रहा है ना, 347 BCH। इसमें कह रहा है, देखो बढ़िया बढ़िया जो है, निम्नलिखित का सचित्र टिप्पणी दीजिए। कह रहा राइमन टीमन अभिक्रिया हर एक बच्चे को याद रहता है, फिर भी एक बार क्या टिप्पणी लिखना है तो लिख दिया जाए। क्या है राइमन टीमन अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल C6H5OH को सोडियम के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म्स के साथ क्रिया कराने पर सैलिक एल्डिहाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं राइमन टीमन अभिक्रिया। कितनी बात अच्छी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फिनॉल है और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके जब हम क्रिया कराएंगे तो ध्यान से सुनना है जी बाबा। यहां से एक NaCl तो बन जाएगा आपका, नमक बना लिएगा और जल अणु निकल जाएगा। यहां से 3 O है तो यहां से एक H, यहाँ पे CHO बना देगा, यहाँ पे CHO बना लेगा और ये 3 NaCl और 2 H2O। बैलेंस करने के लिए हम 2 3 और इधर 3 से क्या कर दिए, गुणा कर दिया, हमारा बैलेंस हो जाएगा समीकरण। ठीक है, तो फिनॉल का हम क्लोरोफॉर्म और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो हमारा सैलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, जो है C6, है ना, OHCHO, है ना। तो यही हमारा क्या सैलिक एल्डिहाइड का सूत्र है मेरे भाई, C6। ठीक। तो आप इसको लिख सकते C6S5COOH। ना 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 ना, यस हाँ। चलो, तो ये हमारा क्या सैलिक एल्डिहाइड है, ये आपका बन गया 3 अणु, NaCl बन गया और ये H2O। बैलेंस आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो अभिक्रिया हमसे पूछ रहा है वो कोल्बे अभिक्रिया पूछ रहा है, क्या टिप्पणी करें। तो कोल्बे अभिक्रिया हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखो कह रहा है कोल्बे अभिक्रिया, तो ऐसे हेडिंग लगा के लिखना है मेरे भाई। इस अभिक्रिया में सोडियम फेनॉक्साइड को 140 अंश ताप पर 1.5 ATM वायुमंडलीय दाब पर CO2 के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलिक का लवण प्राप्त होता है तथा जल से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। पहले तो सोडियम सैलिसिलिक अम्ल लवण बनेगा, फिर जल से अभिक्रिया करा देंगे तो यह जो है सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान से देखिए भैया, यहां पर हमारे पास जो फार्मूला है, ये क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड का सूत्र है।
किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? CO की उपस्थिति में 140 सेंटीग्रेड पर 1.5 एटीएम वायुमंडलीय ताप पर। तो यहाँ से अपना C यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये अपना यहाँ से जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो ये बनेगा, ये बन जाएगा ये, प्लस फिर जल की उपस्थिति में इसको क्रिया कराएंगे। जल की उपस्थिति में जब इसको क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम, जल की उपस्थिति में जब कराएंगे सोडियम और H यहाँ से बाहर हो जाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अणु। जल को तोड़ने का तरीका ना पता है, H प्लस एन OH आयन, तो OH और Na क्या बन जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा मेरे भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या बचा, यही बचा, यही हमारा क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है। यही हमारा क्या है, सैलिसिलिक क्या है, अम्ल है। ठीक है भैया, क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? सब लोग अच्छे से इसे बना लेना भैया, ठीक है। उसके बाद एक अपक्रिया और पूछा था इसमें, तीसरी अपक्रिया क्या पूछा है? तीसरी अपक्रिया इसमें हमसे पूछ रहे विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है? तो तीसरा देखो, ये भी क्या है, 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन, ऊपर वाला मैं करा दे रहा हूँ, नीचे वाला आपको आए तो कर लो, नहीं तो काट दो, ठीक है भैया, एक ही करना है, छा के खा में भी। आइए बढ़ते हैं भैया। तो देखो विलियमसन ईथर क्या है, पहले तो इसको बता दिया जाए, विलियमसन ईथर क्या है। जब एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम फेनॉक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर हमें प्राप्त होता है। तो भैया ये है एल्किल हाइलाइट, ये सोडियम फेनॉक्साइड है, ये एल्किल हाइलाइट है, क्रिया करा दो तो बनता है, क्या बनता है, ईथर मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर है। और सोडियम सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और एल्किल हाइलाइट का कोई भी था तो क्लोरीन बन जाएगा, है ना, NaCl Br तो इसको, ये तो हमारी क्या है, एक तो स्ट्रक्चर था, अब इनको रियल में अभिक्रिया कैसे देते हैं, तो हमारे पास क्या C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड है, एल्किल हाइलाइड मतलब एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या है हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड, क्रिया जब हम कराएंगे तो C2H5O बन गया, ये बन गया हमारे पास क्या, ईथर, ये हमारा क्या, ईथर, और NaBr क्या होगा, निकल जाएगा। आराम से इस रिएक्शन आपको दे देना है। क्या क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ मेरे भाई? 6 का खा भी मैंने तीनों करा दिया है, आप बस उतारिए, छापिए और आराम से बढ़िया नंबर ठोक के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास ऐसा प्रश्न है कि 7 का पेपर कोड आपको दिख ही रहा है भैया, वही पेपर है ना। ऐसा मत समझना कि पर्चा लेके आया हूँ, ना 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 ना, पर्चा नहीं है ये पूरा पेपर है छोटू। तो हम भैया ऊपर वाला क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको आ रहा है तो कर लीजिए, हमें ये वाला आसान पड़ रहा है। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इटार्ट अभिक्रिया। तो सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया क्या है समझते हैं। तो भैया जब बेंजल डिहाइड, ऐसे हेडिंग बढ़िया लगाना है, प्रश्न उत्तर नंबर 7 का अथवा कर रहे हैं हम लोग। जब बेंजल डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर फिनॉल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बस रिएक्शन दे दो बस। तो यहां पर हमारे पास क्या है, बेंजल डिहाइड की क्रिया किससे करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दिए, तो हमारे पास क्या बन गया भैया, क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया, और क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। ये है सोडियम बेंजोएट, ये क्या है अपना सोडियम बेंजोएट बन जा रहा है। यही हमारी क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, बाकी सारा काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो सही है। दूसरी अभिक्रिया क्या है, एल्डोल संघनन। क्या है, एल्डोल संघनन है दूसरी अभिक्रिया हमारी, क्या एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या है, देखो भैया, क्या लिख दो, ऐसे हेडिंग लगाना है बढ़िया बेहतरीन, हेडिंग बेहतरीन लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब एक ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा सोडियम की उपस्थिति में संघनित होता है, एसिड एल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है, एल्डोल बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्डोल संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं। रिएक्शन दे दो, ये हमारे पास क्या है, एसिड एल्डिहाइड है, यही तो है। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये सब क्या होगा, पूरा क्या होगा, ये CH3 CHOH CH2 COOH, यानी बाहर हो जाएगा, तो ये हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डोल संघनन हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट
अगली जो अपक्रिया है हमारी क्या, इटाट अपक्रिया पूछ रहा है, सात में क्या है, इटाट अपक्रिया पूछ रहा है, तो भैया इसको भी करना है। तो आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इटाट अपक्रिया देख लेते हैं, और पेपर को हम पूरी तरह से क्या करते हैं, खत्म। आप पूरा पेपर फोड़ के आइए मेरे भाई, फोड़ के आइए। ये है इटाट अपक्रिया। तो इटाट अपक्रिया में क्या कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की उपस्थिति में हम क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा टॉल्यूइन का आंशिक ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड। यह अभिक्रिया इटाट अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल वे में लिखना, बहुत कठिन वे में नहीं लिखना है। तो भैया तो हमारे पास क्या C6H5CH3 है, C6H5CH3 है, ठीक है भैया। इसको नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में हम इसकी क्या कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं मेरे भाई, क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनेगा, C6H5CHO, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। और यहां से एक अणु क्या होगा, जल मेरे भाई निकल जाएगा, एक अणु क्या होगा, जल मेरे भाई क्या है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से मेरे भाई मैंने पूरा पेपर आपको क्या कर दिया, सोल्यूशन करवा दिया है। कोई भी डाउट हो, एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, तो वो क्वेश्चन आप कर लो। इसमें भी एक क्वेश्चन है, देखो भैया मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये सात का का है, सात का खा, सात का खा, इनमें से एक करना, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला, ये आप स्वयं करोगे मेरे भाई, स्वयं करो, कुछ काम आप भी करो। देखो ये सब क्रिया आपके पास विद्या होगी, है ना, आपके पास बुक्स होगी, आपके पास नोट्स होगी। तो ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण, युग्मन अपक्रिया, कार्बल एमीन अपक्रिया, आराम से तीनों अपक्रिया आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तीनों क्रिया आप कर लें और पेपर हो गया आपका पूरी तरह से मेरे भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या किसी को कोई डाउट है तो वो अवश्य बताएगा भाई। अब कौन सा पेपर आपको चाहिए, किस पर सोल्यूशन चाहिए, कमेंट करना। जो जिसका ज्यादा, जिस सब्जेक्ट का कमेंट ज्यादा आएगा उसी पर हम अगला वीडियो लेके आएंगे फुल सोल्यूशन के साथ मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।